नमस्कार, सोहार में पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जेपीएससी का अध्यक्ष पद हुआ खाली। 29 को कैबिनेट की बैठक में चेयरमैन पद के लिए किसी एक नाम पर लग सकती है मुहर। जेपीएससी का अध्यक्ष पद आज से खाली हो गया है। नए अध्यक्ष के रूप में फिलहाल किसी की नियुक्ति नहीं हुई है, ना ही किसी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 21 अगस्त 2024 को जेपीएससी अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा अपने पद से रिटायर हो गई। नीलिमा केरकेट्टा को 2022 में जेपीएससी की कमान सौंपी गई थी। उन्होंने जेपीएससी में 2 साल ही सेवा दी। उम्र सीमा 62 वर्ष होने के कारण नियमानुसार उनका कार्यकाल पूरा हो गया। संभावना जताई जा रही है कि 29 अगस्त को कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा सकता है कि जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया जाएगा। फिलहाल कई नामों की चर्चा है। लापता विमान के ट्रेनी पायलट का डैम से मिला शव। जमशेदपुर में एनडीआरएफ के बाद इंडियन नेवी लापता एयरक्राफ्ट की तलाश में जुटी। अल्केमिस्ट एविएशन के लापता विमान को अब इंडियन नेवी खोज रही है। भारतीय नौसेना की टीम चांडिल डैम पहुंच चुकी है। तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। टीम अपने साथ 4 हाइड्रोसलर्स मशीन और दूसरे जरूरी उपकरण लेकर आई है। इससे पहले बुधवार को एनडीआरएफ की टीम ने 8 घंटे तक चांडिल डैम में मशक्कत की। इसके बाद भी एनडीआरएफ के हाथ खाली रहे और विमान का कुछ पता नहीं चल पाया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद संजय सेठ को पत्र भेजकर नेवी से सहयोग का आग्रह किया था। विशाखापट्टनम से नेवी के 15 लोगों की टीम विशेष विमान से बुधवार की देर रात रांची पहुंची। इधर गुरुवार सुबह ट्रेनी पायलट शुभ्रोदीप दत्ता का शव चांडिल डैम से बरामद किया गया है। ट्रेनी पायलट का शव बरामद होने के साथ ही यह बात साफ हो गई है कि विमान डैम में गिरकर क्रैश हुआ था। राज्य के सरकारी अस्पतालों में भी निजी डॉक्टर करेंगे इलाज। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में अब निजी डॉक्टर भी मरीजों का इलाज ऑपरेशन करेंगे। साथ ही जरूरत पड़ने पर ओपीडी में भी मरीजों की जांच करेंगे। इसके बदले सरकार उन्हें मासिक या फिर प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करेगी। यह व्यवस्था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेजों में भी लागू की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव जय किशोर प्रसाद ने इससे संबंधित सूचना जारी कर दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो इच्छुक डॉक्टर जिले के मेडिकल कॉलेज कार्यालय या सिविल सर्जन कार्यालय में 30 अगस्त तक आवेदन दे सकते हैं। विशेष सचिव ने कहा है कि सीएचसी, सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी सेवाओं के लिए भी विशेषज्ञ और अति विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं ली जाएगी। विशेषज्ञ चिकित्सकों को 200 रुपये प्रति मरीज एवं अति विशेषज्ञ चिकित्सकों को 300 रुपये प्रति मरीज भुगतान होगा, पर यह राशि प्रतिमाह 1.5 लाख रुपए से कम होगी। मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान भारत के तहत अस्पतालों को प्राप्त होने वाली बीमित राशि से निजी डॉक्टरों को भुगतान किया जाएगा। झारखंड में एटीएस की रेड, पकड़े गए 7 स्लीपर सेल। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े तार। रांची, लोहरदगा, हजारीबाग के 14 ठिकानों में कार्रवाई। झारखंड पुलिस की एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने राज्य के 3 जिले लोहरदगा, हजारीबाग, रांची के 14 स्थानों पर छापेमारी की है, जहां से 7 आतंकियों को पकड़ा गया है। इन्हें अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का स्लीपर सेल बताया जा रहा है, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। उनमें हजारीबाग के पेलावल से 1, लोहरदगा के कूडू थाना क्षेत्र के हिंजला से 1 और रांची के चान्हो इटकी क्षेत्रों से 5 संदिग्ध युवक शामिल है। एटीएस सभी संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि झारखंड पुलिस और आईबी को यह जानकारी मिली थी कि झारखंड में अलकायदा कई जिलों में अपना नेटवर्क खड़ा कर रहा है। यह जानकारी कंफर्म होते ही बुधवार की देर रात अधिकारियों की अहम बैठक हुई। इसके बाद इस कंफर्मेशन को एटीएस ने साथ साझा किया गया, जिसके बाद देर रात ही टीम ने कार्रवाई की। एटीएस के छापेमारी के दौरान झारखंड में हथियार भी बरामद हुए हैं। टीम ने लोहरदगा के कुडू थाना क्षेत्र के हेजला में छापेमारी की। कोवा खाप से एक आतंकवादी को 2 हथियारों के साथ पकड़ा गया है। आतंकी की गिरफ्तारी की पुष्टि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्रद्धा केरकेट्टा ने की है। रांची सहित कई जिलों में भारी बारिश। 14 जिलों में भारी बारिश का दिखेगा असर। 27 अगस्त तक मध्यम दर्जे की बारिश। आज राज्य के 14 जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जारी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के दक्षिणी, मध्य और संथाल परगना के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस तरह भारी बारिश के दायरे में रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज जिले शामिल है। वहीं कई जिलों में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। वहीं मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 23 अगस्त को देवघर, धनबाद, दुमका,
गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, पलामू, गढ़वा, चतरा, रांची और बोकारो में बारिश होगी। इस दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह 24 अगस्त को पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार तथा लोहरदगा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। इन्हीं क्षेत्रों में 25 अगस्त को भी भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 31 से पहले बकाया दें, नहीं तो 1 सितंबर से कटेगी बिजली। 1 सितंबर से रांची शहर में लगे 2,62,000 स्मार्ट मीटर प्रीपेड मोड में काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिनका बकाया है वे एरियर के साथ 31 अगस्त तक बिजली बिल जमा कर दें। नई व्यवस्था के प्रारंभ होने से उपभोक्ताओं को समस्या होगी और परिस्थिति ऐसी होगी कि बकाया बिजली बिल होने से प्रीपेड होने के कारण घरों की बिजली कट जाएगी। शहर में दिसंबर तक 3.5 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 88,000 उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लग पाए हैं। बकाया रिचार्ज को अतिरिक्त रिचार्ज करवाना होगा। रांची विद्युत एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव बोले, जिन उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल है उन्हें 1 सितंबर से भुगतान करने के लिए अतिरिक्त रिचार्ज कराना होगा। समय पर मिले निर्देश और सूचना के बाद भी बकाया राशि कटवाने के लिए रिचार्ज नहीं हुआ तो बिजली आपूर्ति बंद हो जाएगी। सीबीएसई के स्कूलों को निर्देश, एनसीईआरटी किताबें ही पढ़ाएं। सीबीएसई ने 1ली से 12वीं तक कक्षा तक की पढ़ाई को लेकर स्कूलों के लिए अहम दिशा निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि अब एनसीईआरटी की किताब से ही स्कूल में पढ़ाई होगी। पहले से ही 9वीं से 12वीं कक्षा तक में इसे अनिवार्य किया गया था। अब सब कक्षाओं में एनसीईआरटी की किताबों से ही पढ़ाई को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड ने स्कूलों को जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार 9वीं से 12वीं कक्षा में स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम में निर्धारित एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करना अनिवार्य है। वहीं 1ली से 8वीं तक की कक्षाओं में स्कूल एनसीईआरटी को प्राथमिकता देनी है। इसके अतिरिक्त राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की किताबों से पढ़ाई करानी है। बोर्ड ने कहा कि जिन कक्षाओं के लिए किताबें उपलब्ध नहीं हैं, इसके लिए बोर्ड की वेबसाइट में दिए गए किताब मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है। युवा आक्रोश रैली के बहाने भाजपा दिखाएगी ताकत, टॉप लीडर कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने हैं। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तेवर दिखा रहे हैं। इन सबके बीच भारतीय जनता युवा मोर्चा की झारखंड इकाई ने 23 अगस्त को युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया है। भाजयुमो के बैनर तले आयोजित रैली रांची के मोरहाबादी मैदान में होगी, जिसमें 23 अगस्त को लाखों युवाओं के शामिल होने का दावा किया गया है। प्रदेश बीजेपी युवा आक्रोश रैली के बहाने अपनी ताकत भी दिखाएगी। आक्रोश रैली के जरिए भाजपा चुनाव का शंखनाद भी करेगी। इस रैली में प्रदेश बीजेपी के टॉप लीडर भी शिरकत करेंगे। बता दें कि पिछले दिनों प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई थी। इस बैठक में विस्तार से रैली को लेकर चर्चा हुई थी। इसमें नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा था कि युवा सड़कों पर अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए तैयार है। जानकारी के मुताबिक रैली की तैयारियां पूरी कर ली गई है। मोरहाबादी मैदान में मंच तैयार कर लिया गया है। साथ ही हर जिले में जिला के पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को रांची लाने की तैयारी की है। भाजपा किसी भी स्थिति में इस रैली को सफल बनाना चाहती है। यही कारण है कि संगठन के हर मोर्चा के पदाधिकारियों को रैली में भीड़ लाने का काम सौंपा गया है। युवा आक्रोश रैली के बहाने प्रदेश भाजपा हेमंत सरकार को भी घेरेगी। मांझी की राह पर चलेंगे चंपाई सोरेन। नीतीश ने जीतन राम को सीएम पद से हटाया था, अलग पार्टी बनाकर बीजेपी से गठबंधन किया। झारखंड में 1-2 महीने में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। इसे लेकर राज्य का सियासी पारा भी अब चढ़ने लगा है। एक तरफ हेमंत सोरेन सत्ता बचाए रखने की जुगत में जुटे हैं, वहीं बीजेपी हर हाल में सत्ता वापसी की कोशिश में लग गई है। पिछले शुक्रवार से मंगलवार तक पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के नाम पर चले सियासी प्रकरण को सत्ता बचाने और पाने की इसी प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। चंपाई सोरेन ने पहले सरायकेला, फिर कोलकाता और आखिर में दिल्ली में कई राउंड की मीटिंग की। वे रविवार को जिस रास्ते दिल्ली गए थे, मंगलवार को उसी रास्ते सरायकेला लौट चुके हैं। लगभग 120 घंटे तक चले सियासी ड्रामे के बाद चंपाई सोरेन ने अब अपना पत्ता खोल दिया है। सरायकेला लौटने के 12 घंटे बाद उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वे अपना एक नया संगठन बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिया है कि वे भाजपा के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं। रामगढ़ के पतरातू डैम का फाटक खुला, नलकारी और दामोदर नदी के किनारे रहने वालों से सावधानी बरतने की अपील।
रामगढ़ जिले में पिछले दिनों से हो रही बारिश के कारण पतरातू में नलकारी नदी पर बना डैम भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया, जिसके बाद जल स्तर को सामान्य करने के लिए प्रबंधन ने पतरातू डैम के 8 में से 1 फाटक को खोल दिया है। गुरुवार सुबह इस फाटक को खोला गया है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। बता दें कि लगातार हुई इस बारिश के कारण पतरातू डैम का जल स्तर 1328 RL से ऊपर पहुंच गया है। 1328 RL पहुंचने के बाद पतरातू डैम के 8 में से तीसरे नंबर के एक फाटक को 3 इंच खोल दिया गया है। गुरुवार सुबह 6:45 पर फाटक खोला गया है। PTPS डैम के फाटक खुलने से नलकारी नदी में पानी का बहाव तेज हो गया और नलकारी नदी दामोदर नदी में जाकर मिलती है, जिसके कारण दामोदर नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी रजरप्पा तक देखने को मिलेगी। लोग नलकारी व दामोदर नदी के किनारे खुद या जानवर लेकर ना जाए, इसको लेकर अनाउंसमेंट व जागरूक किया जा रहा है। निजी क्लिनिक में नवजात की मौत, डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप, लाइसेंस रद्द करने की मांग। जिला के झुमरी तिलैया में पानी टंकी से सटे निजी क्लिनिक में लापरवाही का मामला सामने आया है। 19 अगस्त से इस क्लिनिक में भर्ती एक नवजात बच्ची की बुधवार देर रात मौत के बाद परिजन आक्रोशित है। परिजनों का आरोप है कि यहां भर्ती किए जाने के बाद बच्ची पूरी तरह से नॉर्मल थी और मां का दूध भी पी रही थी। बच्ची की नॉर्मल स्थिति को देखते हुए परिजनों ने उसे घर ले जाने का आग्रह भी किया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के द्वारा उसे कुछ और समय अस्पताल में भर्ती रखने का निर्देश दिया गया। परिजनों का आरोप है कि बुधवार रात 2:30 बजे जब उन्हें अपनी बच्ची के जीवित नहीं होने की सूचना मिली तो चाइल्ड केयर यूनिट में ना तो कोई नर्स थी और ना ही कोई डॉक्टर। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर की लापरवाही से उनकी बच्ची की मौत हुई है और इसके लिए डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। हवलदार चौहान हेम्ब्रम का हत्यारा शाहिद अंसारी गाजियाबाद से गिरफ्तार। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से हवलदार चौहान हेम्ब्रम की हत्या कर फरार होने वाला सजायाफ्ता कैदी शाहिद अंसारी पुलिस की पकड़ में आ गया है। पुलिस ने मंगलवार की रात उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से उसे गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी गाजियाबाद में उसके रिश्तेदार के घर से की गई है। पुलिस ने इस मामले में शमीम अंसारी नामक एक सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है, जो गिरिडीह का निवासी है और शाहिद को फरार होने में मदद कर रहा था। पुलिस ने बताया कि शाहिद अंसारी ने जेल से भागने की योजना 5 महीने पहले बनाई थी। जेल में उसकी दोस्ती गिरिडीह के अपराधी शमीम अंसारी से हुई थी। शमीम अंसारी की जमानत मिलने के बाद दोनों ने योजना पर काम करना शुरू किया। JPSC मेंस का परिणाम जारी करने को लेकर BJYM अध्यक्ष शशांक राज ने राज्यपाल से की मुलाकात। JPSC 11वीं से 13वीं की मुख्य परीक्षा का परिणाम अब तक नहीं निकाला गया है, जिसके लिए पिछले दिनों अभ्यर्थियों ने JPSC के मुख्य गेट के पास धरना भी दिया था। अब भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष शशांक राज ने इसे लेकर राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की है। शशांक राज ने एक ज्ञापन में राज्यपाल को सौंपा है, जिसमें लिखा है कि जून 2024 में आयोजित 11वीं से 13वीं की मुख्य परीक्षा का परिणाम 31 जुलाई को ही बनकर तैयार हो चुका है, जो आयोग द्वारा निकाले गए नोटिस में वर्णित है। 31 जुलाई को आयोग द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई और बताया गया कि मुख्य परीक्षा का परिणाम अतिशीघ्र आएगा और अगस्त माह के द्वितीय सप्ताह से साक्षात्कार लिया जाएगा। लेकिन 3 सप्ताह बीत जाने के बाद जब सभी अभ्यर्थी पहुंचे तो अध्यक्ष ने बताया कि परीक्षा फल तैयार है, लेकिन आपसी सहमति नहीं होने के कारण प्रकाशन में विलंब हो रहा है। 20 से 20 अगस्त को अभ्यर्थी गए तो अध्यक्ष ने बताया कि उनके हाथ बंधे हुए हैं और वो असमर्थ हैं, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने की सलाह दी, परंतु कल पूरे दिन इंतजार के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं मिले, जिससे JPSC मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल प्रकाशित नहीं किया जा सका। रांची में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ऑडिट शुरू। कोलकाता में हुए रेप हत्याकांड के बाद पूरे झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ऑडिट शुरू कर दिया गया है। इसके लिए सभी अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, लेडीज हॉस्टल और महिला कर्मियों वाले कार्यालयों का सुरक्षा ऑडिट किया जा रहा है। राजधानी रांची में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कार्यस्थलों का सुरक्षा ऑडिट लगभग पूरा हो चुका है। पुलिस ने कई बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की है, जैसे कि कार्यस्थलों पर महिलाओं के आने जाने की व्यवस्था, न्यायिक ड्यूटी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, CCTV कैमरों की उपलब्धता और छेड़छाड़ की शिकायत। इसमें प्रत्येक थाना क्षेत्र में पड़ने वाले सभी अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज, लेडीज हॉस्टल, वर्किंग लेडीज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, शॉपिंग मॉल शामिल है। 25 को रांची आएंगे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान 25 अगस्त को रांची आएंगे। वे यहां पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। पार्टी के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान ने बताया कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। बैठक में सांसद वीणा देवी, शांभवी चौधरी, अरुण भारती समेत पार्टी के विभिन्न प्रदेश अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। आसार, जनगणना सितंबर से होगी, 18 महीने में आएगी रिपोर्ट। केंद्र सरकार सितंबर में 3 साल की देरी से जनगणना का काम शुरू करा सकती है।
आंकड़े जुटाने में लगभग 18 महीने लगेंगे। देश में 10 वर्ष में एक बार होने वाली जनगणना 2021 में पूरी होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को जनगणना में देरी को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अर्थशास्त्रियों के साथ ही विपक्ष भी सरकार पर इसे लेकर हमला बोलता रहा है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसमें देरी की वजह से अन्य सांख्यिकी सर्वेक्षण की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। इस मामले से जुड़े सरकारी अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मार्च 2026 तक जनगणना के परिणाम जारी करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 15 साल की अवधि शामिल है। पीएम ऑफिस से प्रक्रिया शुरू करने के लिए अंतिम मंजूरी का इंतजार है। झारखंड सरकार मिड डे मील का कराएगी ऑडिट। झारखंड के सरकारी स्कूलों में चल रही मध्याह्न भोजन योजना की राज्य सरकार जांच कराने जा रही है। लोहरदगा और पलामू छोड़ राज्य के सभी जिलों में जांच के लिए टीम का गठन हो रहा है। 2021-22, 2022-23 और 2023-24 वित्तीय वर्ष के मिड डे मील योजना की जांच की जाएगी। इसमें पहली से 8वीं तक के स्कूलों में ऑडिट होगा। स्कूलों में वर्गवार कितने बच्चे नामांकित रहे, स्कूलों के इनके एवज में कितना अनाज गया, कितने बच्चों ने मिड डे मील किया और जो अनाज बचा वह वापस हुआ या समायोजित किया गया, इसकी विस्तार से जांच होगी। सरकार की ओर से दिए जाने वाले कुकिंग कॉस्ट की राशि की भी टीम जांच करेगी। कुकिंग कॉस्ट की राशि के खर्च की पूरी रिपोर्ट ली जाएगी। प्रखंड स्तर पर सभी स्कूलों को अपने अपने स्कूल की रिपोर्ट लेकर आनी होगी। प्रखंडों में टीम उसे देखेगी। महिला पुलिस अधिकारियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन शुक्रवार से कई अहम बिंदुओं पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर डीजीपी अनुराग गुप्ता के नेतृत्व व दिशा निर्देश पर कल से 2 दिवसीय महिला पुलिस अधिकारियों कर्मियों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित होगा। यह सम्मेलन डोरंडा के जेप 1 स्थित शौर्य सभागार में होगा। इसमें झारखंड पुलिस के सभी जिला इकाइयों में सिपाही, हवलदार, एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर व डीएसपी स्तर की 200 महिला प्रतिनिधि शामिल होगी। राज्य में पहली बार यह आयोजन हो रहा है। इस सम्मेलन की थीम महिला पुलिस सेवा, सुरक्षा व सम्मान है। सम्मेलन में महिला पुलिस को कार्यस्थल पर होने वाली परेशानी, आवश्यकताओं सहित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। विशेष तौर पर महिला अधिकारियों की चुनौती, उपलब्धि और भविष्य की कार्य योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। डीजीपी ने बताया कि पुलिस सम्मेलन में राज्य के पुलिस के सभी जिला और इकाई से आरक्षी, हवलदार, जमादार, दारोगा, इंस्पेक्टर, डीएसपी सम्मिलित होंगे। डीजीपी के अनुसार महिला पुलिस कर्मियों के लिए यह मंच खुला होगा, जहां वे अपनी समस्याओं का खुलकर जिक्र करेंगी। बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए हाईकोर्ट में दाखिल पीआईएल पर 5 सितंबर को सुनवाई। बांग्लादेशी मूल के व्यक्तियों द्वारा झारखंड में घुसपैठ कर संथाल परगना इलाके में लैंड जिहाद किए जाने की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार की एजेंसियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन गुरुवार तक केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जा सका। इसके बाद चीफ जस्टिस और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 सितंबर की तिथि निर्धारित कर दी। इस संबंध में जमशेदपुर के रहने वाले दानियल दानिश ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। समाहरणालय कर्मियों का हड़ताल खत्म, पदों का होगा सृजन, बदलेगा पदनाम, नहीं कटेगा वेतन। अपर मुख्य सचिव से वार्ता व कई मुद्दों पर सहमति के बाद झारखंड सचिवीय कर्मचारी संघ का हड़ताल समाप्त हो गया है। कर्मचारी संघ के सभी सदस्य 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 जुलाई से हड़ताल पर थे। बुधवार को मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, कार्मिक सचिव और संघ के पदाधिकारियों के बीच वार्ता हुई, जिसमें हड़ताल को समाप्त करने पर सहमति बनी। वार्ता सचिवालय भवन में हुई। हड़ताल खत्म करने की घोषणा के बाद गुरुवार से राज्य भर के जिला समाहरणालयों, अनुमंडल, प्रखंड व अंचल कार्यालयों में पहले की तरह कामकाज शुरू हो गया है। तो यदि झारखंड की टॉप बड़ी खबरें इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।